नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसके अंदर हम आज लगभग 5-6 सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, यूनान, रोमन, चीन और माया सभ्यता, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और ये जो हैं 27 क्वेश्चन है टोटल। और ऐसा मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो भी हम आज तक आपको पढ़ाते आए हैं उसी में से ही पेपर आया 100%। और ये 27 क्वेश्चन करने के अलावा आपको किसी भी बड़े क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक एक मार्क्स के क्वेश्चन वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपने कर लेने हैं। अब जो जुलाई में सेट होंगे, एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपको सरस्वती सिंधु सभ्यता और प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, ये 2 ही पाठ आएंगे। इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए और साथ में ही इनमें से फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर इनमें से सेट हो सकता है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 27 क्वेश्चन हैं और ज़्यादा छोटे नहीं हैं, सारे लगभग मध्यम और दीर्घ उत्तरीय हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इन्हें तैयार किया है, आसान तरीके से तैयार किया है। और स्कोरिंग है, मतलब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके 6 ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि चेकर ये कह दे कि इसकी लेंथ जो है कम है इसलिए 5 का है, ये 4 का है। तो आप इसे इन्हीं को तैयार कर लीजिए, आपके लिए इनफ रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मिस्र, क्योंकि हम मिस्र की सभ्यता के प्रश्न उठाएंगे पहले। मिस्र के इतिहास को जानने के प्रमुख साधन क्या हैं? अगर हम साहित्यिक साधन की बात करें तो इसमें हेरोडोट्स, डायोटोट्स और मनेथो, इनका इतिहास पढ़ेंगे, इनके द्वारा रचित। अगर हम पुरातात्विक यानी कि खुदाई की वस्तुओं की बात करें तो पिरामिड, समाधियाँ, भित्ति चित्र और मंदिरों की बात करेंगे। आधुनिक साधनों की बात करें तो अडोल्फ इरमान और J.S. ब्रेस्टेड की पुस्तकें मिस्र के इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मिस्र के इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? हमने पूरे डाटा को टेबुलर, जो जहाँ पर टेबल बन सकते हैं उसे टेबुलर फॉर्म में लेने का प्रयास किया है, क्योंकि जब हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में लर्न करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमें याद हो जाता है। देखिए, पहले काल, प्राचीन काल, इसको पिरामिड युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड है 3400 ईस्वी पूर्व से 2126 ईस्वी पूर्व। दूसरा है मध्यकाल, इसे सामंतवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, 2126 से लेकर 1580। नवीन काल, इसे साम्राज्यवादी युग के नाम से भी जाना जाता है, 1580 से लेकर 1600 है यहाँ पर 1650 ईस्वी पूर्व। यहाँ तक के समय को हमने इसमें बांट दिया है। उसके बाद है मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी थी? आर्थिक गतिविधियों में आप हमेशा याद रखिए, अब जब भी कहीं हम आर्थिक गतिविधियों की या आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले कृषि की बात करते हैं, फिर पशुपालन की। ये 2 पॉइंट तो हमेशा लगभग समान रहते हैं। सबसे पहले है कृषि। मिस्र एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, कपास, सन वो जो मंजे में बुनने के लिए यूज़ होता है ना, आपने अगर देखा होगा गांव के जो मंजे होते हैं, खाट होती है, उसमें सन का प्रयोग होता है। फलों में अंगूर, अंजीर और खजूर थे इनकी प्रमुख फसलें। फिर है पशुपालन। पशुपालन में गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी। उद्योग धंधों की बात करें तो मिस्रवासी पत्थर काटने, गहने व बर्तन बनाने, तांबे और कांसे के हथियार बनाने, लकड़ी का फर्नीचर बनाने में कुशल थे। ये लोग नाव और जहाज निर्माण में भी निपुण थे। फिर है वाणिज्य और व्यापार। मिस्र में वाणिज्य का भी बहुत विकास हुआ। आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था। मिस्र भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर आदि मंगवाता था। ये है मिस्र के लोगों का आर्थिक जीवन: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, वाणिज्य और व्यापार। उसके बाद है मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है इसे हम राजनीतिक जीवन से भी जोड़ सकते हैं। अगर आपसे राजनीतिक जीवन के बारे में भी पूछा जाए तो आप इन क्वेश्चन पॉइंट्स को लिख सकते हो। सबसे पहले फराओ, राजा। फराओ का अर्थात राजा को असीम अधिकार प्राप्त थे। मिस्र में राजा को फराओ कहा जाता था। वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी यानी कि अपनी मर्जी से कार्य करने वाला, और उसे वहाँ के लोग देवता मानते थे। फिर है वजीर। फराओ के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद वजीर का था। वह शासन संचालन में फराओ की मदद करता था। उसका प्रमुख कार्य लगान वसूल करना, आय व्यय का हिसाब रखना था। सैन्य संगठन। स्थायी सेना ना होने के कारण फराओ का सैन्य संगठन सामंतवादी प्रथा पर आधारित था, मतलब
मतलब जो फ़राओ था उसे अगर सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो उसे सामंतों की ओर जाना पड़ता था, क्योंकि सामंत ही उसे सेना प्रोवाइड करवाते थे। फिर है परिषद। फ़राओ के दरबार में वृद्ध दरबारियों की एक अलग से परिषद थी जिसे सारू कहा जाता था। ये फ़राओ को परामर्श देने का कार्य करते थे। फिर है प्रांतीय प्रशासन। साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा था। प्रांत को नोम और उसके शासक को नोमार्क कहा जाता था। नोमार्क की नियुक्ति भी फ़राओ के द्वारा ही की जाती थी। फिर है न्याय व्यवस्था। फ़राओ मुख्य न्यायाधीश था, सबसे बड़ा जज वही था। मुकदमा लिखित रूप में चलाया जाता था और अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। फिर है मिस्र की संसार को क्या देन है, मिस्र ने हमें क्या दिया है, मिस्र की सभ्यता ने। तो मिस्र ने विश्व को 365 दिन का एक वर्ष और कैलेंडर दिया, सूर्य घड़ी और जल घड़ी का आविष्कार किया, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में अनेक खोजें की, एक ऐसा रासायनिक लेप तैयार किया जो शताब्दियों तक मृतक शरीर को सुरक्षित रख सकता था। हमने देखा होगा ना मम्मीज़, मिस्र में इजिप्टियन मम्मीज़ जो होती हैं वो उसी लेप की वजह से सुरक्षित रहती हैं। एक सूची में विभिन्न बीमारियों से संबंधित 600 दवाइयों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उनका औषधि विज्ञान कितना ताकतवर था। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन भी किया, मतलब चाहे वो बहुदेववादी थे परंतु उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि एक ईश्वर भी है जो इन सबसे ऊपर है। तो ये सब जो क्वेश्चन थे, हमने 5 क्वेश्चन देखे, ये हमारे क्वेश्चन मिस्र की सभ्यता से संबंधित थे। आगे हम अब करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रश्न। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? हमारा पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्द मेसो और पोटम से बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्यम, पोटम का अर्थ होता है नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया। और ये 2 नदियाँ कौन सी थी? दजला और फ्रात। उसके बाद है मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित होने वाली विभिन्न सभ्यताएं कौन सी थी? देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर ही 3 सभ्यताएं विकसित हुई। पहली है सुमेर या सुमेरिया, इसने सभ्यता को जन्म दिया। बेबीलोनिया, इसने मेसोपोटामिया सभ्यता को बिल्कुल शिखर तक पहुंचा दिया। और असीरिया सभ्यता यानी असीरियन, इस सभ्यता ने इसे ग्रहण करके प्रगति की। अर्थात इस चीज़ को अगर आप समझें तो हम इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सुमेर सभ्यता है और उसके बाद आ जाती है बेबीलोनिया सभ्यता, इसे क्या करती है? शिखर पे पहुंचा देती है और वहाँ पर मिलती है इसे असीरियन सभ्यता, जो इसे इसकी प्रगति करती है, इसका विस्तार करती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। उसके बाद है जिगुरात क्या थे? सुमेर के नगरों में पिरामिड आकार के बनाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था। बेबीलोन का एक जिगुरात मिला है जो कि 300 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ा और 300 फुट ही ऊंचा था। मेसोपोटामिया के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक जीवन का वर्णन करें। शासक निरंकुश, हम सबसे पहले राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। शासक निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। दैविक सिद्धांत का प्रशासन करते हैं। दैविक का अर्थात है कि देवताओं के नाम पर, और ये लोगों को बताकर कि वो देवताओं के द्वारा ही यहाँ पर भेजे गए हैं। प्रारंभ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, परंतु बाद में राजतांत्रिक व्यवस्था यानी कि राजा का शासन शुरू हो गया था। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों का संचालन गवर्नर करते थे। गवर्नर अपने प्रांत से कर इकट्ठा करने, शांति बनाए रखने, युद्ध में शासक की मदद करने जैसे कार्य भी करते थे। फिर है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में उस समय का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, उच्च अधिकारी, पुरोहित थे। मध्यम में सामंत और व्यापारी थे। निम्न में दास और किसान थे। समाज में नैतिकता के आदर्श बहुत ऊंचे थे। नैतिकता मतलब ईमानदार लोग थे, सत्य को सत्य कहने वाले लोग थे, जो भगवान से डरकर काम करने वाले लोग थे, उसे कहा जाता है नैतिकता का आदर्श। और स्त्रियों की दशा सामान्य थी, ना बहुत अच्छी ना ही बहुत बदतर थी। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो बहुदेववादी थे। लोग खेत, नदी, पहाड़ों की पूजा करते थे। इनके प्रमुख देवता अनु, आकाश के सिन, तमुज, इस्तर आदि थे। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि भी दी जाती थी। उसके बाद है आर्थिक जीवन। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, जैतून, कपास थे। उद्योग और व्यापार उन्नत थे। व्यापारों के लिए संघ बने हुए थे, जिसे हम श्रेणी भी कहते हैं। सोना विनिमय जो था सोना, चांदी और तांबे के टुकड़ों में होता था। पशुओं में मुख्य रूप से ऊंट और बकरी पाले जाते थे। ये है मेसोपोटामिया का
आर्थिक जीवन। उसके बाद है मेसोपोटामिया के प्रमुख नगरों के नाम, असीरिया, सुमेर, बेबीलोन, उर, निपुर, लगश, उरुक, निन्वे। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनानी सभ्यता। यूनान के इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला है अंधकार युग, इसे होमर युग भी कहा जाता है, 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व। लोह युग, ये नगर राज्य युग भी कहा जाता है, 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। फिर है हेलेनिस्टिक युग, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है ब्यूल या एगोरा का अर्थ क्या है? ब्यूल राजा को परामर्श देने व शासन का संचालन करने के लिए उच्च वर्ग को सम्मानित सदस्यों के परिषद जो थी, राजा को परामर्श देने के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए उच्च वर्ग के लोगों का एक समूह था या परिषद थी जिसे ब्यूल कहा जाता था। और एगोरा क्या थी? जितने भी जनसभा माने जन सभा की, यानी कि जितने भी आम लोग थे उनकी आम सभा को, जनसभा की आम सभा को एगोरा कहा जाता था। हम इसे समझ सकते हैं कि जितने भी आम जन थे, आम जन के लोगों की आम सभा को, जहाँ पर नॉर्मल दरबार लगता था, उसे हम एगोरा के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद है यूनानी सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं। धार्मिक में वही बहुदेववादी थे लोग, प्राकृतिक शक्तियाँ और जानवरों की पूजा करते थे। प्रमुख देवता जियस, अपोलो, हर्मस, मार्स थे। भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। मंदिरों में इन्होंने विशाल मूर्तियों का निर्माण भी करवाया हुआ था। अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो पहला वर्ग कुलीन वर्ग, इनके पास बहुत भूमि थी, बड़ी बड़ी संख्या में इनके पास दास थे। दूसरा वर्ग जिसमें साधारण लोग थे, फ्री मैन या प्रवासी कहा जाता था, ये व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ था। तीसरा जो था स्वतंत्र श्रमिक थे जिन्हें थीट्स कहा जाता था। चौथे वर्ग में दास थे जिन्हें हलोट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य था। यूनान का व्यापार दूर दूर तक फैला था। प्रमुख उद्योग मिट्टी, धातु के बर्तन बनाना, अस्त्र शस्त्र बनाना था। पहाड़ों में सोना, चांदी, लोहा निकलता था। कृषि पर ध्यान कम दिया जाता था। अगर हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजा को ईश्वर तुल्य माना जाता था। एक ब्यूल थी जो परिषद थी राजा को परामर्श देने के लिए। और एगोरा क्या थी? आम लोगों की आम सभा को एगोरा कहा जाता था। फिर है रोमन सभ्यता। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता था? रोम 1000 ईस्वी पूर्व में एक छोटा सा गांव था जो इटली के टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। रोमन सभ्यता को राजनीतिक दृष्टि से हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने काल में बांट सकते हैं? पहला है राजतंत्र काल, 753 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और गणतंत्र काल 509 ईस्वी पूर्व से लेकर 133 ईस्वी पूर्व। फिर है सैन्य अधिनायक का काल, 133 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व। साम्राज्यवादी काल 27 ईस्वी पूर्व से 476 ईस्वी। उसके बाद है रोम की शासन व्यवस्था कैसी थी? राज्य काल में राजा राज्य का अध्यक्ष होता था, उसके अधिकार असीमित थे। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, पैट्रिशियन और प्लीबियन। पैट्रिशियन वर्ग में लैटिन लोग थे जो उच्च और कुलीन परिवारों से थे। दूसरे प्लीबियन वर्ग में स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब व्यक्ति आते थे जिन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऑगस्टस का युग रोम का स्वर्ण युग था, उसके अधीन रोम ने बहुत तरक्की की ऑगस्टस के समय में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद है रोम की प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक जीवन का वर्णन करें। सबसे पहले हम प्रशासनिक जीवन की बात करेंगे। रोम की शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी गई सेनेट के हाथों में होता था और सेनेट के सदस्यों की संख्या 300 थी, लेकिन ये सभी पैट्रिशियन यानी कि अमीर वर्ग से थे। दूसरा है सेनेट द्वारा 2 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, उन्हें कौंसिल कहा जाता था और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। कौंसिल की सहायता के लिए 3 पदाधिकारी थे, सेंसर्स कर वसूल करने वाला अधिकारी, एडलिस शांति व्यवस्था बनाए जाने वाला अधिकारी, और प्रोटोर न्यायाधीश।
प्रांतों के संचालन के लिए गवर्नर नियुक्त किए गए थे, परंतु वेतन ना मिलने के कारण वे जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। उसके बाद है आर्थिक जीवन। रोमन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। गेहूं, जौ, बाजरा, अंगूर, जैतून आदि प्रमुख फसलें थी। भूमि का धनी पुरुषों पर अधिकार था। रोम के व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों का विकास अधिक नहीं हुआ था, पर बर्तन उद्योग, वस्त्र उद्योग का कार्य फिर भी किया जाता था। तीसरा पॉइंट है, राज्य को नमक और खानों से आमदनी होती थी। फिर उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन था। परिवार के सदस्यों के लिए परिवार की मुखिया का आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। धार्मिक और अगर संस्कृति की बात करें, लोग देवताओं की उपेक्षा मतलब देवताओं की उपासना कम करते थे, आत्मा की उपासना अधिक करते थे। जुपिटर, मार्स और वीनस इनके प्रमुख देवता थे। फिर है रोमन सभ्यता के सामाजिक वर्ग की सूची बनाएं। समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, पैट्रिशियन, प्लीबियन। पैट्रिशियन में लैटिन लोग थे, उच्च और कुलीन वर्ग से थे। प्लीबियन में स्वतंत्र दास, भूमिहीन और गरीब व्यक्ति आते थे। इन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। नेक्स्ट है चीन की सभ्यता। चीनी सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन करें। 19वां क्वेश्चन है, राजनीतिक जीवन की बात करें तो चीन के राजा को वांग कहा जाता था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मिस्र के राजा को फ़राओ कहा जाता था। ये सबसे बड़ा न्यायाधीश और पुरोहित था, स्वेच्छाचारी था। वांग के शासन कार्य के लिए मंत्री परिषद था। इसमें 4 मंत्री होते थे जो कि राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद देते थे। प्रांतीय प्रशासन में 2 या 3 हीन मतलब था गांव के समूह का एक फू बनता था, जो प्रांत के समान ही होता था, और प्रांतों को सैंग भी कहा जाता था। प्रांत को न्यायाधीश और राज्यपाल चलाते थे। हीन 2 या 3 हीन मतलब गांव, उनके समूह को फू कहा जाता था, और प्रांत को ये अपने आप में एक प्रांत था, जिसे सैंग भी, फू और सैंग सेम बातें हैं। उसके बाद है सामाजिक जीवन। चीनी समाज में शिष्टाचार और नम्रतापूर्ण व्यवहार को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। इसमें 4 वर्ग थे। प्रथम है मंदारिन, इसमें विद्वान, अध्यापक और उच्च शिक्षित व्यक्ति शामिल थे। दूसरा वर्ग किसानों का था, तीसरा कारीगर, चौथा व्यापारियों का था। चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। उसके बाद है आर्थिक जीवन। लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। बाजरा, गेहूं, चावल, फलों की खेती की जाती थी। अधिक उपजाऊ भूमि पर 9 परिवार एक साथ मिलकर खेती करते थे, जिसे चिंगतियन प्रणाली कहा जाता था। कृषि के अलावा चीनियों का प्रमुख व्यवसाय रेशम उद्योग था। ये 4 पॉइंट हमारे इसके हैं, आर्थिक जीवन के हैं। फिर बात करते हैं हम धार्मिक जीवन की। चीन के विद्वान एक ईश्वरवादी और चीन की जनता बहुदेववादी। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती थी। आकाश का देवता यंग, वायु और पृथ्वी का देवता चीन थे। चीन में देवता भी चीन। लोग अंधविश्वासी थे, भूत प्रेत, अपशकुन, जादू टोना में विश्वास रखते थे। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से प्रमुख दार्शनिक थे। उसके बाद है चीन सभ्यता की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी। चीन प्रशासन में 2 या 3 हीन का एक फू बनता था, जो प्रांत के समान होता था। प्रांत को सैंग भी कहा जाता था। प्रांत को न्यायाधीश और राज्यपाल चलाते थे, और इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। फिर है चीन सभ्यता की प्रमुख नदियाँ, सिक्यांग, हवांगहो, वांगहो। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस और बौद्ध धर्म की विशेषताओं की तुलना करें। कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में उपदेश न देकर समाज में सुधार किए। शासक का अधिकार आज्ञा देना और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना था, ये उन्होंने बताया। परंतु ये भी आवश्यक है कि आदेश देने वाला शासक जो है वो न्याय का पालन करने वाला हो और औचित्य पर आधारित हो। बौद्ध धर्म हमेशा सच्चे व अच्छे कर्म करना, तृष्णा और लोभ से दूर रहना, अपनी गलतियों को याद रखकर सचेत होकर कार्य करना, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना बौद्ध धर्म की विशेषताएं थी। उसके बाद है माया सभ्यता। माया सभ्यता किन क्षेत्रों में फैली। माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आधुनिक ग्वातेमाला, बेलीजे, दक्षिण पूर्व मैक्सिको, होंडुरास और अल सेल्वेडोर की पश्चिमी क्षेत्रों में फैली। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग किसे माना जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी से लेकर, ईस्वी पूर्व नहीं है, 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के समय को जो है माया सभ्यता का श्रेष्ठ युग
माना जाता है। उसके बाद है सभ्यता, माया सभ्यता का राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक व सामाजिक जीवन की विशेषताएं लिखें। 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी। इसमें अगर राजनीतिक जीवन में माया सभ्यता के में राज्यों का मुखिया असली पुरुष या हेलेक यूनिक के नाम से भी जाने जाते थे। हेलेक का पद अनुवांशिक था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वह लौकिक और अलौकिक प्रतिनिधि माना जाता था। उसके अधीन अन्य शहरों के सरदार बाताबोब कहलाते थे। शासन की देखरेख उनका प्रमुख कार्य था। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। मायावासी कृषि और पशुपालन में विशेष ध्यान देते थे। गेहूं, जौ, चना, गन्ना, नारियल इनकी प्रमुख फसलें थी। पशुपालन में गाय, बकरी इनके प्रमुख पशु थे। ये लोग नाव, सूती वस्त्र, तांबे की घंटियां आदि बनाने का प्रमुख रूप से कार्य करते थे। सामाजिक जीवन की बात करें तो माया सभ्यता छोटे छोटे शहरों और गांवों की सांस्कृतिक इकाई में बटे हुए थे। गांव या शहर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गांव की दीवारें लकड़ी की हुआ करती थी। इनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। धनी लोगों के घर सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके बनाए जाते थे। साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे, उन्हें ना कहा जाता था। उसके बाद है धार्मिक जीवन। देवताओं के चित्र गच्छकारी मुखौटों से बनाए जाते थे। उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों से की जाती थी। देवताओं को शासक वर्ग अपना पूर्वज मानते थे। किसी कार्य को करने से पहले देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। प्रत्येक नगर अथवा राज्य का अपना अपना देवता होता था। माया सभ्यता के पंचांग की सुमेरियन सभ्यता के पंचांग से तुलना करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। माया सभ्यता का पंचांग जो है वो 3114 ईस्वी पूर्व को शुरू किया गया। इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाक्तून नाम के एक काल का अंत माना जाता है। सुमेरियन सभ्यता हिंदू संस्कृति से मिलता जुलता था। इसके पंचांग में 12 महीनों में एक वर्ष होता था। इस पंचांग में भी मास की गणना जो है वो चंद्रमा की गतियों पर ही आधारित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने आपके लिए कुछ इस प्रकार से तैयार किया है कि आपको बहुत आसान रहे। कि इसमें हमने सभी एक टेबल के अंदर जितनी भी हम सभ्यताएं पढ़ रहे हैं उन सभ्यताओं की देवताओं की बात करेंगे। जैसे आकाश है, आकाश के देवता को मिस्र में नूत कहा जाता था। चंद्रमा को सिन, सूर्य को रा, रे, होरस। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया की बात करें तो आकाश को अनु, चंद्रमा को सिन और पृथ्वी को की। यूनान में आकाश के देवता को जियस, सूर्य को अपोलो, युद्ध के देवता को मार्स। रोमन इसमें शांति के देवता को जुपिटर, युद्ध को मार्स और प्रेम की देवी को वीनस। चीन की बात करें तो आकाश का देवता यंग और पृथ्वी और वायु का देवता जो था वो चीन को माना जाता था। आई होप कि ये वीडियो जो हमें बनाने में काफ़ी समय लग गया, कई दिन लग गए और हमने बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सभी प्रश्न इसी में से आए और आपके फुल मार्क्स आएँ, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।